Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the topic number 3rd of Nazis worldview because we are doing the chapter the Nazism and the rise of Hitler. So in this series the rising of Hitler, we are doing the Nazis worldview today. सो लेट्स सी, क्योंकि हमने कल जो पढ़ा था नाजीज़ वर्ल्ड व्यू, उसमें हमने कल नाजी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि हिटलर ने किस किस तरीके से अपना जो वर्चस्व है, अपना जो एक एक्सिस्टेंस है वो बनाया। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि यूएस की एंट्री हो गई और यूएस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और यूएस ने जापान पर बॉम्ब गिराया। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो आ गया था वापस से कि नाजिज्म जो है यानी जर्मनी जो है उसके अंदर क्या क्या हुआ। सो देखिए, द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। क्राइम्स, वो क्राइम्स जो नाजीज ने कमिट किए थे वो क्या थे? वो एक सिस्टम से लिंक थे, जो एक बिलीफ से लिंक थे, यानी एक विश्वास पर, यानी किसी एक पर्सन पर विश्वास करने के। अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस यानी कि वो काम करने के, ऐसे काम करने के जो कि इलीगल थे। एंड नाजीज आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजीज़ की जो विचारधारा थी वो सिनोनिम थी हिटलर के वर्ल्ड व्यू का। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, इसके अनुसार कोई इक्वलिटी नहीं थी लोगों के बीच में, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, बस एक क्या थी? रेशियल हायरार्की थी। इन दिस व्यू ब्लंड, देखिए नाजीज़ के जो आइडियोलॉजी थी वो सिर्फ हिटलर के विचारों से प्रभावित थी, यानी नाजिज्म वही था जो हिटलर कहता था, वही नाजिज्म था, क्योंकि नाजिज्म पर हिटलर का पूरे तरीके से जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो दिखाई देता था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी, कोई इक्वलिटी नहीं थी लोगों के बीच में, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, यानी कि जातिवाद के अनुसार, यानी जाति के अकॉर्डिंग एक हायरार्की हुआ करती थी नाजिज्म के टाइम में। इन दिस व्यू, और इस दृष्टिकोण से ब्लॉन्ड और ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और रेशियल अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखें, यानी जातिवाद के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखें, तो सबसे टॉप पर जो रेश थी, यानी सबसे टॉप पर जो कास्ट हम कह सकते हैं, जो लोग थे वो कौन से थे? जिनकी ब्लू आइज़ होती थी, ब्लॉन्ड एंड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को सबसे टॉप पर रखा गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग। वाइल ज्यूज़ वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, और ज्यूज़ नाम की जो कास्ट होती थी, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस तो टॉप ऑफ द रेशियल कास्ट, एंड ज्यूज़ जो होते थे वो लोएस्ट जो स्टेप है उस पर लोकेट करते थे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस एंड द आर्क एनिमीज़ ऑफ द आर्यंस। वो यहाँ आए थे टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस, यानी कि रिगार्डेड एज एंटी रेस का मतलब कि वो जाति के विरुद्ध थे बिल्कुल। एंड आर्क एनिमीज़ ऑफ आर्यंस, और जो आर्क एनिमीज़ थे आर्यंस मतलब ऑल द कलर्ड पीपल, जितने भी कलर्ड पीपल थे, वर प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन दियर एक्सटर्नल फीचर्स। जितने भी कलर्ड पीपल थे उन सभी ने इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन दियर एक्सटर्नल फीचर, जो भी कलर्ड पीपल थे वो सभी अपने फीचर्स, यानी जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उनके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता था कि किसको कौन से स्टेप पर रखा गया है। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। हिटलर्स का जो जातिवाद था वो कहाँ से लेकर आया था? नहीं, हिटलर जो है वो जातिवाद कहाँ से, हिटलर के माइंड में जो ये जातिवाद था वो आया था चार्ल्स डार्विन, जो कि एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ से आया था। ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे डार्विन, हु ट्राई टू एक्सप्लेन दैट द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सेलेक्शन। डार्विन जो थे नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये समझाने का लोगों को प्रयास किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो क्रिएशन है वो एक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शंस के ऊपर होता है, यानी कि अगर आप अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे तो आपको आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कैसी मिलेगी? अच्छी ही मिलेगी। एंड हर्बर्ट स्पेंसर जो थे
Yes, Herbert Spencer लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो उन्होंने बाद में डार्विन के आइडिया में इस आइडिया को ऐड किया कि आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि फिट लोग ही लास्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में, यानी सबसे एंड ऑफ द टाइम पर, यानी इस पूरी लाइफ सिस्टम के एंड ऑफ द टाइम पर जो एट लास्ट जो सर्वाइव करेगा वो कौन होगा? जो फिट होगा, यानी जो सर्वाइव करेगा वो फिट पर्सन ही कर सकता है। और इस आइडिया के अकॉर्डिंग ओनली दोज स्पीशीज़ सर्वाइव ऑन द अर्थ, यानी कि इस आइडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ वही स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं अर्थ पर दैट कुड अडप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, जिन्होंने चेंज होती हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है और अपने आप को उसके अंदर ढाल लिया है, अडप्ट कर लिया है। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention, कि डार्विन जो है उसने कभी भी इस चीज़ के बारे में, ह्यूमन के बारे में इस चीज़ पर बात नहीं की थी। इन वॉट ही थॉट वॉज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि ये एक प्योरली नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन की। यहाँ तक कि इसके जो आइडियाज़ थे उन्हें रेसिस्ट थिंकर्स ने काफ़ी जस्टिफाई भी किया। इम्पीरियल रूल ओवर कॉन्क्वेड पीपल, लोगों के ऊपर, लोगों के लिए जीत के लिए काफ़ी जस्टिफाई किया गया इसको। एंड द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, नाजी की जो आर्ग्यूमेंट थी वो बहुत सिंपल थी कि दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, कि सबसे मजबूत यानी सबसे ताकतवर जो जाति होगी वही आगे सर्वाइव करेगी। जबकि डार्विन का जो कहना था वो ये था कि सबसे फिट जो जाति होगी, यानी सबसे फिट जो रेस होगी वही क्या करेगी? आगे सर्वाइव करेगी। तो आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। नाजी आर्ग्यूमेंट जो था वो बहुत सिंपल था। हिज आइडियाज़ वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इम्पीरियल रूल ओवर कॉन्क्वेड पीपल। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, द वीक वंस वुड पैरिश, जो वीक वंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक समय पे ख़त्म हो जाएंगे। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, आर्यन रेस जो होगी वो फाइनेस्ट होगी, यानी आर्यन रेस क्या होगी? फाइनेस्ट, यानी सबसे अच्छी, यानी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं जिन्हें टॉप पर कास्टिज्म की अगर बात देखें तो हिटलर ने उन्हें किस पर रखा था? बिल्कुल टॉप पर रखा था। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, उन्हें अपनी प्योरिटी को क्या करना पड़ेगा? रिटेन करना पड़ेगा। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और उन्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगर वो अपनी प्योरिटी को रिटेन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, डोमिनेट द वर्ल्ड, तो जो स्ट्रॉन्ग होंगे वही डोमिनेट कर पाएंगे इस पूरे वर्ल्ड पर। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, हिटलर की आइडियोलॉजी का जो अदर एस्पेक्ट थे रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनस्ट्रॉम जो था, अदर एस्पेक्ट जो था इसकी आइडियोलॉजी का वो था लिविंग स्पेस। लेबेनस्ट्रॉम का मीन्स है यहाँ पर रहने की जगह, यानी लिविंग स्पेस क्या है? ये तो हो गया रेशियल जो डिफरेंस था वो। सेकंड जो इसका कंसेप्ट था वो था लेबेनस्ट्रॉम, यानी लिविंग स्पेस, यानी रहने की जगह कैसी हो। वो ऐसा बिलीव करता था कि द न्यू टेरिटरी हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, नई टेरिटरीज जो हैं उनको सेटलमेंट के लिए एक्वायर किया जाए। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, वो उसके मदर कंट्री का जो एरिया है उसको एनहेंस करेगा। वाइल एनेबलिंग द स्टार्स ऑफ, वो ऐसा बिलीव करता था कि जो न्यू टेरिटरीज़ हैं उन्हें सेटलमेंट के लिए एक्वायर्ड किया जाए। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, इससे उसका मदर कंट्री का एरिया एनहेंस होगा यानी इंक्रीज़ होगा। वाइल एनेबलिंग द सेटलर्स on new lands to retain an intimate link with the place of their origin, और enabling the settlers यानी settlers के according उनको enable करते हुए on new lands to retain, नई lands जो हैं जो intimate link करके with the place of their origin, जहाँ पर उनका ओरिजिनल place है यानी जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है वहीं पर उन्हें सेटलमेंट कर दिया जाए। इट वॉज ऑल्सो एनहेंस द मटीरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन, इससे मटीरियल रिसोर्स भी इंक्रीज़ होंगे और जो जर्मन नेशंस की जो पावर है वो भी इंक्रीज़ होगी। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड, हिटलर ने इंटेंड किया
जर्मन बाउंड्रीज़ को बाय मूविंग ईस्टवर्ड साइड, यानी कि अब वो चाहता था कि ईस्टवर्ड साइड वो अपनी बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करे, टू कंसनट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, जिससे सभी जर्मन्स जो हैं उन्हें एक प्लेस पर कंसनट्रेट किया जा सके या फिर एक्सटेंड किया जा सके। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। पोलैंड ने एक लेबोरेटरी बनाई थी इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। अब देखते हैं हम, पोलैंड भी जो है ईस्टवाइड्स कंट्रीज़ में ही आता था, ईस्ट साइड जो कंट्रीज़ थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, रेशियल स्टेट का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसा था देखते हैं। वंस इन पावर नाजीज Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans। नाजीज जो थे वो चाहते थे, यानी हिटलर, क्योंकि नाजीज़ की जो आइडियोलॉजी थी वो सिर्फ हिटलर की आइडियोलॉजीज़ पर ही डिपेंड थी, तो नाजीज़ ये चाहते थे कि प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस जो हैं उनकी ही एक प्योर सोसाइटी बने, यानी और कोई भी जो है इस कंट्री में ना रहे। दे अलोन वर कंसीडर्ड डिज़ायरेबल, सिर्फ इन्हें ही क्या कहा गया था, डिज़ायरेबल कहा गया था। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल द अदर्स हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। ओनली वो लोग जो प्रॉस्पर हैं, मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर, यानी चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो प्रॉस्पर हो यानी काफ़ी अच्छे पैसे वाले हों, या फिर कोई भी हो, यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी क्या कहे जाएंगे, अनडिज़ायरेबल क्लास कही जाएगी। और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, डिज़ायरेबल। और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन थे, जो ब्लू आइड मैन थे। दिस मेंट दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर, यानी जो लोग इम्प्योर देखे जा रहे थे, इम्प्योर लोगों की नज़र से देखे जा रहे थे, और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, उनके पास कोई राइट नहीं था एग्जिस्ट करने का, यानी कि वहाँ पर रहने का उनके पास कोई भी राइट नहीं था, उन लोगों को वहाँ पर रहने का कोई भी राइट नहीं था, उन लोगों को कंट्री से निकाला जाना था। अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, यूथेनेशिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हेलमट्स फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिशियल, हेलमट के जो फादर थे जिन्होंने अदर नाजी ऑफिशियल्स हैड कंडेम्ड टू डेथ, हेलमट के फादर जो थे उन्होंने अदर नाजी ऑफिशियल्स के साथ डेथ को चूज़ किया। मैनी जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिज़िकली अनफिट, क्योंकि वो ऐसे जर्मन्स में थे जो कि मेंटली और फिज़िकली अनफिट घोषित किए जा चुके थे, यानी बहुत सारे लोगों को जो फिज़िकली, यानी कि जो हिटलर था उसके इतने हार्श रूल्स और रेगुलेशंस थे कि जो भी लोग थे, जो भी पर्सन्स थे, उन सभी को, जो भी लोग और जो भी पर्सन्स थे उन सभी को क्या किया गया था, यानी कि सिर्फ वो ही लोग इनके जो जगह है, यानी इनके जो जर्मनी है उसके अंदर रहने का राइट रखते हैं, जो कि फ़िट हैं, और जो फिज़िकली और मेंटली अनफिट हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर रहने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है वो एक लाइबिलिटी बन जाते हैं कंट्री के लिए। जूज़ वर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, ना सिर्फ जूज़ बल्कि उसके साथ साथ और भी कम्युनिटीज़, जूज़ जो थे वो ही अकेले अनडिज़ायरेबल कम्युनिटी में नहीं आते थे, देयर वर अदर्स, और भी थे, जैसे जिप्सीज़, यानी जो घुमक्कड़ जीवन जो जीते हैं वो जिप्सीज़, एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी, और ब्लैक्स जो नाजी जर्मनी में रहते थे, वो ब्लैक्स जो नाजी जर्मनी में रहते थे वर कंसीडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स, उन्हें रेशियल इन्फीरियर्स कहा जाता था, यानी कि ये क्या है, जाति में बहुत ही निम्न जो कोटि है, यानी बहुत ही डाउन कैटेगरी के लोग हैं, तो इन्हें भी थ्रेटन्ड किया जाता था। यूथेनेशिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है ये, यूथेनेशिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे सभी लोगों को जो कि देश के लिए कोई काम के नहीं थे, देश के लिए एक असेट नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गए थे, उन सभी लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा था। एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी कंसीडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स, इन सबों को भी रेशियल इन्फीरियर घोषित कर दिया गया था। हु थ्रेटन बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, क्योंकि उन्हें बायोलॉजिकल प्योरिटी, क्योंकि ये ऐसा लगता था, मतलब ये लोग, हिटलर जो था
उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो वो सुपीरियर आर्यंस की जो रेस है उसको क्या करेंगे, ख़राब करेंगे। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उन्हें वाइडली परसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि उन्हें वाइडली परसिक्यूट यानी बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें देश से निकाला गया। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे, जो ज्यूज़ थे, जो जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, उन सभी को देश से निकाल दिया गया। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड शुभमन, इवन रशियंस और जो पोल्स थे उन्हें शुभमन माना गया एंड अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और किसी भी ह्यूमैनिटी से उन्हें अलग माना गया। जब जर्मनी ने ऑक्यूपाइड कर लिया पोलैंड को ऑक्यूपाइड ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और रशिया के कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लिया। कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर, तो जितने भी सिविलियंस को पकड़ा गया उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। टू द ज्यूइश प्रॉब्लम इट कुड बी सॉल्व्ड ऑन ओनली थ्रू दियर टोटल एलिमिनेशन, कुछ भी जो टोटल एलिमिनेशन है उसके लिए सॉल्व करने के लिए उन्हें कहा गया। 1933 से 38 तक नाजीज टेरराइज, नाजीज जो थे वो टेरराइज करते थे, पॉपराइज करते थे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था ज्यूज़ को। कंपेलिंग देम टू, उन्हें मजबूर कर दिया जाता था कि वो देश को छोड़ दें। द नेक्स्ट फेज 1939 से यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फेज था उसका एम था और एट कंसनट्रेटिंग दैम इन सर्टेनिंग एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। पोलैंड में उन्होंने नाजीज जो है इन्होंने क्या लगाए, कुछ गैस चैम्बर्स लगाए और उन गैस चैम्बर्स में पॉइजनस गैस छोड़ करके एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। तो ये थी यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग थी यहाँ पर कि जो नाजिज्म जो है वो क्या क्या कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा रेशियल यूटोपिया, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।